नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीत वर्ल्ड एजुकेशन पर। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं कंप्यूटर क्वेश्चंस फॉर ऑल एग्ज़ाम, जो कि सीपीसीटी एग्ज़ाम, एसएससी, व्यापम, पटवारी, रेलवे एग्ज़ाम, यूपी ट्रिपल एससी और इसके बाद लोअर पीसीएस, प्री एनटीपीसी एग्ज़ाम, दिल्ली पुलिस। आप ये समझ लीजिए कि जिस भी एग्ज़ाम में कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और हमारे सेशन की खास बात क्या है कि हम एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे। बाय ऑप्शन हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और समझेंगे, और कंप्यूटर को इस प्रकार हम समझेंगे कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपका गलत नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। मैंने खुद एग्ज़ाम दिया है, मैंने खुद एक बार में एग्ज़ाम निकाला है, मैंने सीपीसीटी का एग्ज़ाम निकाला है एक बार में, तो मुझे मालूम है कैसा क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्यूमेंट्स सेव करना, डॉक्यूमेंट्स को सेव करना। एक मिनट, मैं जी ठीक है। डॉक्यूमेंट्स को सेव करना, तो डॉक्यूमेंट्स को सेव करना तो इसकी शॉर्टकट की क्या है। सबसे पहले हम पहले ऑप्शंस को देख लेते हैं। पहले आप मन में आंसर सोच लीजिए ताकि आपको भी थोड़ा लगे कि हमको कितना आता है। तो ये तो बहुत सरल ही क्वेश्चन है। कंट्रोल प्लस एस से क्या होगा, आपको मालूम है डॉक्यूमेंट सेव हो जाता है। यदि आपको इस वीडियो की स्पीड स्लो लग रही है तो आप इसकी थोड़ी स्पीड बढ़ाकर देख लीजिए ताकि आप बोर ना हो, और इसके बाद आपको बहुत अच्छा अनुभव मिलेगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना यदि पसंद आए तो, और जो भी आपका सजेशन हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। कंट्रोल एस, इसका क्या है, कंट्रोल और एस से डॉक्यूमेंट सेव हो जाता है, और बार बार माउस से बचने के लिए, यानी बार बार माउस से वहाँ पर फाइल पर जाकर सेव करने के लिए, उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस एस बटन का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद आपको मालूम होगा कंट्रोल सी से क्या होता है, कंट्रोल सी से कॉपी होता है, और कंट्रोल पी से क्या होता है, प्रिंट आउट होता है। चलिए अगली चलते हैं। स्पेलिंग ग्रामर चेक करना, स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए आपको मालूम होगा किस की का उपयोग किया जाता है, तो F7 की का उपयोग किया जाता है, F7। तो आपको मालूम होगा F1 से F12 तक विशेष कार्य के लिए कुछ फंक्शन की दी होती हैं, जिनमें से F7 का यूज़ होता है इंग्लिश ग्रामर को चेक करने के लिए, और F1 की का यूज़ होता है हेल्प विंडो को खोलने के लिए, और F5 की का उपयोग क्या होता है, सक्रिय विंडो को रिफ्रेश करने के लिए, और F10 का प्रयोग क्या होता है, सक्रिय प्रोग्राम में मेन्यू बार प्रदर्शित करने के लिए F10 का उपयोग होता है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी हमको मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, मेमोरी, सीपीयू, मॉनिटर, हार्ड डिस्क। कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, सीपीयू को कहा जाता है, और इसके बारे में जान लेते हैं। और ये कंप्यूटर का केंद्रीय भाग माना जाता है, और इसको ही हम कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। और क्या जानकारी है, ये बिल्कुल कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, और इसमें ही प्रोसेसिंग होती है, यानी ये कंप्यूटर का प्रोसेसर भी कहा जाता है। अब हम किसकी बात कर लेते हैं, चलिए पहले हार्ड डिस्क की बात कर लेते हैं। ये द्वितीयक स्टोरेज होती है, मतलब जहाँ पर हम डॉक्यूमेंट्स को सेव कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं हार्ड डिस्क, जहाँ पर फाइलें अपनी सेव होती हैं, द्वितीयक स्टोरेज होती है, और ये सीपीयू के अंदर होती है। और मॉनिटर की बात कर लेते हैं, तो ये हमको आउटपुट प्रदान करता है, जो हमारी डिस्प्ले होती है उसको हम मॉनिटर बोलते हैं। और इसके बाद मेमोरी की बात कर लेते हैं, तो जो हार्ड डिस्क होती है वो किसके अंदर आती है, मेमोरी के अंदर आती है। तो इस क्वेश्चन से हमको इतनी जानकारी मिल जाती है। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक जरूर करें। चलिए आगे चलते हैं। सक्रिय प्रोग्राम को बंद करना,
सक्रिय प्रोग्राम को बंद करने के लिए आपको मालूम होगा अल्टर प्लस F4 का उपयोग सक्रिय प्रोग्राम को बंद करने के लिए किया जाता है। इसका नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? कंट्रोल प्लस F4। तो कंट्रोल प्लस F4 का उपयोग सक्रिय डॉक्यूमेंट को प्रोग्राम में बंद करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसमें सक्रिय प्रोग्राम को बंद करने के लिए किया जाता है और इसमें डॉक्यूमेंट्स में प्रोग्राम को बंद करने के लिए किया जाता है। एक खास इन दोनों का अंतर है। ठीक है, शिफ्ट 10, शिफ्ट और F10 का उपयोग चयनित वस्तुओं का शॉर्टकट मेनू प्रदर्शित करने के लिए शिफ्ट प्लस F10 का उपयोग किया जाता है और कंट्रोल D का उपयोग फॉन्ट विंडो खोलने के लिए कंट्रोल D का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी अपन को मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। एक टेलीफोन लाइन को दूसरी टेलीफोन लाइन से किस व्यक्ति से जोड़ा जा सकता है? तो हमारा जो ऑप्शन कौन सा है? मॉनिटर, राउटर, प्रिंटर और CVT। तो ये मॉनिटर नहीं है, ये मॉडेम है। क्या है? ये मॉडेम। ये थोड़ा गलत लिखा गया है, तो ये क्या है? मॉडेम है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये क्या है? मॉडेम है। तो मॉडेम का उपयोग किया जाता है। एक टेलीफोन लाइन को दूसरी टेलीफोन लाइन से मॉडेम की सहायता से जोड़ा जाता है। और मॉडेम क्या होता है? मॉडेम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप है। तो इसके बारे में हमको इतनी जानकारी मिल जाती है। और कंप्यूटर किसको समझता है? डिजिटल संकेत को समझता है। ठीक है, और जबकि डिजिटल संकेत को समझ सकता है, जबकि संचार के माध्यम से क्या केवल एनालॉग संकेत को भेजा जा सकता है। तो मॉडेम क्या हुआ? तो मॉडेम वह युक्ति हुई जो कंप्यूटर के डिजिटल संकेतों को एनालॉग में परिवर्तित कर देती है और संचार माध्यम में भेज देती है तथा वहां पर लगे मॉडेम उसको डिजिटल में फिर से परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार संचार माध्यम एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है। और इसके बाद हम प्रिंटर के बारे में, तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। इसके बारे में आप तो जरूर जानते होंगे। ठीक है, और इसके बाद राउटर आपने देखा ही होगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा सर्वाधिक तीव्र गति का प्रिंटर है? तो निम्न में से सर्वाधिक तीव्र गति का प्रिंटर कौन सा है? लेजर प्रिंटर, जिसमें लेजर बीम के द्वारा छपाई की जाती है, वह लेजर प्रिंटर तीव्र गति से छपाई करने वाला प्रिंटर होता है। और यह एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है और इसमें सेमीकंडक्टर लेजर बीम का उपयोग होता है। और जो कि किसका उपयोग होता है? इसमें स्याही टोनर का उपयोग होता है। और लेजर प्रिंटर की गुणवत्ता भी बहुत अच्छी होती है। और लेकिन यह एक खर्चीला उपकरण है क्योंकि ये महंगा आता है। तो इसके बारे में आपको इतनी जानकारी मिल जाती है और इस क्वेश्चन से अपन को इतनी जानकारी मिल जाती है। बाकी भी ये क्या है? प्रिंटर हैं, लेकिन इनमें सबसे तीव्र गति से जो प्रिंट कर सकता है वह कौन सा प्रिंटर है? वह लेजर प्रिंटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है? ये आपको मालूम ही होगा। तो 1 किलोबाइट 1024 बाइट्स के बराबर होता है। इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इसमें मुझको ज़्यादा बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 8 बिटों के समूह को क्या कहते हैं? तो 8 बिटों को समूह को हम क्या कहते हैं? 8 बिटों के समूह को हम 1 बाइट कहते हैं। 8 बिटों के समूह को हम क्या कहते हैं? 1 बाइट कहते हैं। और जबकि हम 8 बिट को 2 निबल के बराबर मानते हैं, मतलब 8 बिट को 2 निबल यानी 1 निबल बराबर क्या होता है? 4 बिट के बराबर होता है। ये आपको याद रखना है। और किलोबाइट 1024, आपने पिछले क्वेश्चन में 1 किलोबाइट क्या होता है? 1024 बाइट होता है। तो इसमें इतनी जानकारी हमको मिल जाती है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये वाला सही हो जाएगा। चलिए लाइनक्स विंडोज़ की स्थापना कब हुई थी? तो लाइनक्स विंडोज़ की स्थापना अपनी कब हुई थी? 1991 में। तो लाइनक्स विंडोज़ की स्थापना 1991 में हुई थी। और इसके बारे में मैं आपको बता दूं, लाइनक्स विंडोज़ क्या है? यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह एक कैसा है? ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। कैसा? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, क्योंकि इसके बारे में पूछ लिया जाता है
क्योंकि इसके बारे में ये भी पूछा गया है। और जो लाइनक्स का पहला कोर था, ठीक है, वो कब आया था? 1991। तो इसकी स्थापना भी 1991 में हुई थी और लाइनक्स का पहला कोर आया था, तभी से इसकी स्थापना मानी जाती है। इसके बारे में आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। उम्मीद है आपको जानकारी जरूर पसंद आ रही होगी, क्योंकि एक क्वेश्चन से मैं आपके 3 से 4 अदर क्वेश्चन क्लियर कर रहा हूँ। आपने अभी तक 10 क्वेश्चन देखे हैं, लेकिन 10 क्वेश्चन से आपको 30 से 40 क्वेश्चन याद हो गए होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो सुपर कंप्यूटर क्या है? अब तक का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर किसको में कहा जाता है? सुपर कंप्यूटर को कहा जाता है। और सबसे ज्यादा सुपर कंप्यूटर किसके पास है? किसके पास है सबसे ज्यादा सुपर कंप्यूटर? तो ये अमेरिका के पास है सबसे ज्यादा सुपर कंप्यूटर। लेकिन अमेरिका के पास है, और ऐसा माना जाता है कि सबसे ज्यादा सुपर कंप्यूटर चाइना के पास भी हैं। क्यों? क्योंकि चाइना की जानकारी ज़्यादा लीक नहीं होती है, इसलिए हम कह नहीं सकते कि ये किसके पास हैं, तो हम अमेरिका को ही मानते हैं। ठीक है, तो चलिए और सुपर कंप्यूटर के बारे में जानकारी ले लेते हैं। हाँ, तो सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो सुपर कंप्यूटर का जनक अमेरिका के क्रे रिसर्च कंपनी को सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। कहाँ के थे? अमेरिका के थे। और 1979 में इन्होंने इसका आविष्कार किया था, इस कंपनी ने आविष्कार किया था। ठीक है, जबकि भारत में कौन सा कंप्यूटर है? परम 10,000 कंप्यूटर भारत में 1998 में विकसित किया गया था, जो कि पुणे में स्थापित है। ठीक है, इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी हमको मिल जाती है। अगला चलते हैं। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, और आधुनिक कंप्यूटर का जनक भी इनको ही माना जाता है। चार्ल्स बेबेज एक गणितज्ञ, दार्शनिक थे और ये आविष्कारक थे। मैं ये जानकारी अभी लिख नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास लिखने की सुविधा नहीं है। उम्मीद है आप जल्द ही हमारे पास लिखने की सुविधा भी दे देंगे, क्योंकि ये सब आप पर निर्भर करता है कि आप कितना सपोर्ट करते हैं। मैं आपके लिए वो भी प्रयास करूँगा कि मैं जब एक क्वेश्चन के साथ अदर जानकारी मैं आपको यहाँ पर पूरी लिखता चलूँगा, तो उस दिन का इंतज़ार मुझे भी रहेगा। उम्मीद है आप मुझे सपोर्ट जरूर करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सी डिवाइस है? मतलब निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस है? तो मैंने यहाँ पर इनपुट डिवाइस भी लिख दी हैं और आउटपुट डिवाइस भी लिख दी हैं। तो इनपुट डिवाइस क्या होते हैं? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक, प्रकाशीय, पेन, जॉयस्टिक, बारकोड रीडर आदि, ये आपको याद कर लेना है। और आउटपुट डिवाइस मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, टाइप रीडर, कार्ड रीडर आदि। अब आप इनको कैसे याद रख सकते हैं? चलिए मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। तो आउटपुट डिवाइस याद रखिए। आउटपुट डिवाइस में आप कुछ नहीं कर सकते, आप ओनली उसको देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप, और अपन को आउटपुट यानी कुछ ना कुछ मिलना, आउटपुट यानी कुछ ना कुछ मिलना। तो कुछ ना कुछ अपन को मिलता है, तो वो कौन सी डिवाइस होती है? वो आउटपुट डिवाइस होती है। इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हैं। इस क्वेश्चन से हमको इतनी जानकारी मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट, अबेकस क्या है? तो अबेकस क्या है? अबेकस है एक गणना करने वाला यंत्र। तो अबेकस क्या है? गणना करने वाला यंत्र है। और इसके बारे में क्या जानकारी मिल जाती है हमको? इसका आविष्कार कहाँ हुआ था? इसका आविष्कार कहाँ पर? चीन में माना जाता है। और इसे संसार का प्रथम गणक यंत्र कहा जाता है, यानी गणना करने वाला इसको संसार का प्रथम यंत्र कहा जाता है। यानी और इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा मन के देखे हैं ना आपने, वो जो तारों में प्रोए जाते हैं, गिनती गिनी जाती है, एक स्लेट टाइप की रहती है, उसमें मन के प्रो लिए जाते हैं और जिसकी सहायता से क्या की जाती है? गणना की जाती है। चलिए आगे चलते हैं। IBM का पूरा नाम क्या है? तो ये तो आपको मालूम ही होगा। IBM का पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। IBM का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है IBM का। और IBM की स्थापना कब हुई थी? 1911 में इसकी स्थापना हुई
थी, और ये क्या करती है, ये कंप्यूटर के भागों का निर्माण करती है। अगले, आउटपुट डिवाइस इनमें से कौन सा है, मैंने आपको वहां पर बता दिया था। आउटपुट डिवाइस मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर सभी। देखना, आउटपुट डिवाइस मॉनिटर हमको आउटपुट देता है, हम देख सकते हैं। प्रिंटर भी हमको आउटपुट देता है, स्पीकर भी हमको आउटपुट ही देता है, सभी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सभी, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। कंप्यूटर डाटा प्रोसेसिंग के पहले कुछ समय के लिए डाटा कहाँ पर स्टोर करता है, तो इसका किसमें, रैम में। तो किसका, इसका आंसर हो जाएगा रैम में। और क्या जानकारी मिल जाती है, कंप्यूटर डाटा प्रोसेसिंग जो होती है, कंप्यूटर डाटा प्रोसेसिंग जो होती है, कुछ समय पहले डाटा किसमें, रैम में चला जाता है। और रैम क्या है, रैम एक अस्थायी मेमोरी है, और इसका फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। और कंप्यूटर के चालू रहने तक ये इसमें डाटा रहता है, बाकी यदि कंप्यूटर बंद हो जाता है तो इसमें से डाटा नष्ट हो जाता है। इसलिए हम एक द्वितीयक मेमोरी लगाकर रखते हैं, किसमें, कंप्यूटर में हम एक द्वितीयक मेमोरी लगाकर रखते हैं। चलिए, और क्या, चलिए आगे हार्ड डिस्क को आप जानते हैं। इसके बाद कैच मेमोरी अस्थायी मेमोरी होती है। इस क्वेश्चन से हमको इतनी जानकारी मिल जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि आपको स्लो लग रही है तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा लीजिए, आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा। ठीक है, असेंबलर का क्या उपयोग है, तो असेंबलर का क्या उपयोग है, चलिए देख लेते हैं। तो असेंबलर जो होता है वह असेंबली भाषा को किसमें, मशीनी भाषा में परिवर्तित करने वाला यंत्र होता है। इसमें मुझको ऑप्शन कुछ सेम दिख रहे हैं, चलो इसको, ये वाला ऑप्शन इसका सही है। तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। और असेंबलर एक क्या होता है, ट्रांसलेटर प्रोग्राम होता है, जो क्या करता है, भाषा में लिखे गए कोड को मशीन कोड में परिवर्तित करता है ताकि कंप्यूटर उसको समझ सके। तो असेंबलर से इतनी जानकारी हमको मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी, पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कंप्यूटर एरर्स क्या है, यानी कंप्यूटर में एरर्स का क्या मतलब है, यानी एरर्स से आप समझ गए होंगे त्रुटि। तो कंप्यूटर में त्रुटि क्या है, तो कंप्यूटर में त्रुटि को हम कहते हैं बग, और उसको सही करना क्या कहलाता है, डीबग कहलाता है। कंप्यूटर एरर्स को हम क्या कहते हैं, बग कहते हैं, और उसको सही करना डीबग कहलाता है। चलिए इससे आगे चलते हैं। कोबोल का पूर्ण रूप क्या है, कोबोल का पूर्ण रूप है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये याद ध्यान से, ये कंप्यूटर है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबोल, और कोबोल क्या है, तो कोबोल एक हाई लेवल भाषा होती है। क्या होती है कोबोल, कोबोल एक हाई लैंग्वेज होती है, और ये क्या करती है, ये डाटा हैंडलिंग का कार्य करती है, और इसका उपयोग कहाँ, व्यावसायिक उद्देश्यों के में इसका उपयोग किया जाता है। तो कोबोल के बारे में इतनी जानकारी हमको इधर से मिल जाती है। चलिए आगे चलते हैं। HTML लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया था, तो HTML का आविष्कार किसने किया था, HTML का पूर्ण रूप क्या है, तो HTML का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और इसका उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग वेब पेज को बनाने में होता है, और इसके माध्यम से हम हाइपर लिंक को स्थापित कर सकते हैं, जिससे क्या वेब पेज आकर्षक माना जाता है। जैसे आपने देखा होगा कुछ वेबसाइट पर, जैसे ये वेबसाइट है, यहाँ पर कुछ मैं इधर लिख दूँ न्यू, और वो उसको ब्लिंक करते रहें, ब्लिंक होता है, वहाँ पर क्लिक करते हैं तो हम दूसरे पेज पर पहुँच जाते हैं। तो वही क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। और इसकी खोज की थी किसने, टिम बर्नर्स-ली ने की थी, और 1991 में की थी। ठीक है, इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। चलिए आगे चलते हैं। और चार्ल्स बेबेज आपको पता है कंप्यूटर के जनक हैं, और विनोद धाम को मैं आगे बताऊंगा इसी सीरीज में। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य क्या है, अब कंप्यूटर के संदर्भ में ALU यानी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है।
और ये सीपीयू का एक भाग होता है। इसके द्वारा जोड़ घटाना गुणा भाग एवं अन्य क्रियाएं संपन्न होती हैं और इसका पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है। उपरोक्त सभी सही हैं, तो उपरोक्त सभी सही हैं। ये मैंने उसी प्रकार से डिज़ाइन किया है कि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़े टफ हैं, ये मैं मानता हूँ, ये क्वेश्चन थोड़े टफ हैं, लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन पिछले परीक्षा में आया हुआ है और मुझे एनालिसिस करना पड़ा है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के बारे में पूरी जानकारी लेना थोड़ा टाइम लगता है। तो हालांकि मुझे इतना टाइम नहीं लगा, क्योंकि मैंने कंप्यूटर में मेरा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है कंप्यूटर के क्षेत्र में, क्योंकि मैंने कंप्यूटर का एग्ज़ाम निकाला है, तो मैंने बहुत पढ़ा है कंप्यूटर को। ठीक है, तो IBM PC और AT में AT का फुल फॉर्म क्या है? तो AT का फुल फॉर्म इसमें है क्या है? इसमें AT का फुल फॉर्म एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बता दूं इसके बारे में थोड़ा, चलो ऊपर से गुजर गया होगा क्वेश्चन, तो चलिए अब इसके बारे में पूरा बता देता हूँ। तो IBM के बारे में तो आपने सुना होगा, तो IBM का पूरा नाम फिर से बता देता हूँ, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। IBM एक कंपनी है जो विद्युत गणना यंत्रों का निर्माण करती है। ठीक है, इतना तो आपको मालूम ही होगा, और एक कंप्यूटर के पार्ट बनाती है, ये मैंने पहले बता दिया। अब इसे IBM मतलब जो है IBM PC AT में IBM पर्सनल कंप्यूटर AT या फिर IBM PC AT इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो PC है ना, ये सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है। क्या है? सेकंड जनरेशन का PC है, जो कि 1984 में इसको मतलब लाया गया था, मतलब इसको रिलीज़ किया गया था 1984 में। और AT का इसमें फुल फॉर्म क्या है? एडवांस टेक्नोलॉजी है। ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, यानी IBM कंपनी है, IBM का PC यानी पर्सनल कंप्यूटर है, और जो एडवांस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो वर्तमान पीढ़ी में सभी कंप्यूटर को PC AT कहा जाता है, यानी आपके जो भी कंप्यूटर हैं अपन उनको क्या कहते हैं? PC AT कंप्यूटर। जैसे अपन बोलते नहीं है अपना PC है, अपना PC है, तो वही, तो IBM कंपनी है, PC यानी जो अपना होता है, AT क्या होता है? एडवांस टेक्नोलॉजी होता है। अब आप उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। शॉर्टेस्ट एक्सेस समय है, शॉर्टेस्ट एक्सेस समय है, तो क्या है ये? कैच स्मृति। क्या है? कैच स्मृति। चलो अब ये क्या होती है? सर हमें को तो समझ ही नहीं आया, ऊपर से ही गुजर गया। बिल्कुल कतई चिंता मत करो, तो मैं सब बता दूंगा आपको। तो कैश मेमोरी एक उच्च गति वाली छोटी सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है। क्या? छोटी सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है। और इसके बारे में, इसमें पूर्व कैच अस्थायी मेमोरी होती है, इसके बारे में इतनी। और इसको इसमें क्या होती है? प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, और इसका क्रियान्वयन समय बहुत कम होता है, इसमें डाटा बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। और ये CPU तथा ये जो CPU रहता है और अपनी मुख्य मेमोरी के बीच का भाग है, यानी उसमें समन्वय स्थापित करता है। ठीक है, तो इससे आपको, और हाँ, कैच मेमोरी को बढ़ाया जा सकता है, इतनी जानकारी इससे मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि क्वेश्चन पढ़ो, ये 50 क्वेश्चंस हैं, ये 50 क्वेश्चंस मैं आपको 15 से 20 मिनट में पूरे करा दूंगा। लेकिन इन क्वेश्चन से हमको अदर, यानी अपन 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे तो अपने 150 क्वेश्चन अपन ने पढ़ लिए हैं। अपन ऐसा मानते हैं कि अपन ने 150 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, और उम्मीद है आपको भी ये पसंद आया होगा। यदि आपने कंप्यूटर नहीं पढ़ा है तो भी मैं गारंटी देता हूँ कि आपका कंप्यूटर का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस आप मेरे साथ बने रहिए लास्ट तक, क्योंकि मैं आपको ऐसे ही पूरा कंप्यूटर सिखा दूंगा। बिल्कुल एक क्वेश्चन का एनालिसिस करके मैं आपको कंप्यूटर सिखा दूंगा। और भाई साहब, मैंने भी ऐसे ही परीक्षा पास की है, 1 महीने कंप्यूटर पढ़ के परीक्षा पास कर दी थी मैंने। लेकिन वो कैसे की थी? मैंने पूरे पेपर का एनालिसिस करके और उसके बारे में जो जो ऑप्शन थे उन सभी को पढ़ के मैंने उसी बेस पर आपको मैं ये क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो कतई चिंता मत करो आप अब। ठीक है, चलो
चलते हैं। संगणक टर्मिनोलॉजी में खालिस्तान का अभिप्राय है, तो ये क्या है? तो ये है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ये पूरा मार्क हो गया। कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में CAD का क्या अभिप्राय है? यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन, इसको CAD बोलते हैं, का अभिप्राय क्या होता है? यह एक सॉफ्टवेयर होता है। इसमें क्या होता है? इंजीनियर और वैज्ञानिक डिजाइन तैयार करके उसमें संशोधन करने का कार्य करते हैं। ये निर्माण की प्रक्रिया को समझने का कार्य करता है। क्या? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अब कंप्यूटर एडेड डिजाइन आप डिजाइन से ही समझ गए होंगे, निर्माण की प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन से हमको इतनी जानकारी मिल जाती है। चलिए चलते हैं। MICR का क्या अभिप्राय है? जल्दी जल्दी आंसर सोच लीजिए, क्या है MICR का क्या अभिप्राय है? तो MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर इसका सही आंसर है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर इसका सही आंसर है। और MICR एक कौन सा डिवाइस है? जल्दी बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए, कौन सा डिवाइस है? कौन सा डिवाइस है? कौन सा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। यह आपको याद रखना है। MICR का फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है, या मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइज्ड भी लिखा रहता है कहीं कहीं। ठीक है, रिकॉग्निशन। ठीक है, इसके बाद यह एक इनपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग कहाँ होता है? चुंबकीय स्याही में विशेष तरीके से अक्षरों को, चुंबकीय स्याही में विशेष अक्षरों में कंप्यूटर को, मतलब जो मैं आपको इसको शॉर्ट में बता दूं, तो जो चुंबकीय स्याही रहती है ना, कंप्यूटर उन अक्षरों को आराम से पढ़ लेता है। ठीक है, इसमें तो इसमें MICR में, अरे आपने वो देखा होगा ना कि हमारे जो वो एक कोड टाइप के लगे रहते हैं, तो इसमें लगभग 14 कैरेक्टर के आसपास होते हैं, तो वो कोड टाइप के लगे रहते हैं। इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है? इसका उपयोग आपने देखा होगा, जो बैंकों के चेक रहते हैं, बैंकों के चेक, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। तो MICR यदि आपने नहीं देखा है तो आप देखना, आप ऊपर एक MICR मैग्नेटिक कैरेक्टर रीडर बना होता है, वो मशीन से वो चेक करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब मैंने बता दिया आपको चेक में, तो आप इसको जरूर देखना। निम्नांकित में कौन सा एक्सेस मेथड कैसे टैब को एक्सेस करने में प्रयुक्त होता है? थोड़े कठिन क्वेश्चन जरूर हैं, लेकिन ये एग्जाम में आए हुए हैं। सरल क्वेश्चन कोई भी पढ़ा देगा, कोई भी बता देगा, लेकिन मैंने इन क्वेश्चंस का एनालिसिस भी किया है ताकि आपको कठिन से कठिन क्वेश्चंस में करा सकूं। इसलिए तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा कंप्यूटर का, बिल्कुल आपका एक भी क्वेश्चन कठिन, मतलब एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, चाहे वो कठिन कितना ही कठिन। मैं गारंटी, इनसे कठिन क्वेश्चन आ ही नहीं सकते। बताऊंगी किस में आए हैं? TO के पेपर में आया है ये क्वेश्चन। किसका? TO के पेपर में आया है क्वेश्चन। तो चलिए, निम्नांकित में से कौन सा एक्सेस मेथड कैसे टैब को एक्सेस करने में प्रयुक्त होता है? तो कौन सा होता है? जल्दी से बता दीजिए। सीक्वेंशियल। तो क्या होता है? सीक्वेंशियल। चलो सर, हमको समझ ही नहीं आया। अरे भैया, हम तो बैठे। कैसे टैब क्या होता है? ये एक क्रम के अनुसार, सीक्वेंशियल, सीक्वेंस क्या होता है? एक क्रम के अनुसार। तो ये क्रमानुसार मेमोरी भी इसको अपन बोल सकते हैं। ठीक है, और क्या होता है? बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। ये बनती कैसे, मतलब ये रहती कैसी है? एक प्लास्टिक रिबन पर चुंबकीय पदार्थ की परत चढ़ी होती है। चुंबकीय पदार्थ सर कौन सा होता है? ये पूछ लिया तो भाई साहब आयरन ऑक्साइड होता है, याद रखना है। विद्युतीय हेड से प्रभावित कर डाटा स्टोर किया जाता है। ठीक है, इसके बाद इसके उपयोग के लिए मैग्नेटिक टेप ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। मैग्नेटिक टेप ड्राइव का उपयोग किया जाता है, और इस पर चुंबकीय पदार्थ की परत होती है, वो किसकी होती है? आयरन ऑक्साइड की परत होती है। इसका प्रमुख उपयोग क्या है सर? इसका उपयोग
बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। मेथड कैसे टाइप में एक्सेस में प्रयुक्त क्या होता है, तो सीक्वेंशियल यानी क्रम के अनुसार एक एक्सेस युक्ति होती है, तो उसे ही हम एक्सेस मेथड कैसे टाइप कहते हैं। निम्नांकित में से कौन सी स्मृति को रिफ्रेश की आवश्यकता होती है। अब इनमें से कौन सी स्मृति को रिफ्रेश की आवश्यकता होती है, तो रैम को। किसको, रैम को। इसमें तो ऑप्शन एक मिनट अरे ये तो है, ये रैम, हाँ ये तो है रैम। इसको क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, लेकिन इसको क्या दो भागों में बांटा जाता है, एक डी रैम एक एच डी रैम। तो डी रैम का मतलब क्या होता है, डायनेमिक रैम, और एच डी रैम का मतलब क्या होता है, स्टैटिक रैम। ठीक है, तो ये अब इसमें मैंने आपको बता दिया है, इसमें डाटा अस्थायी रूप से स्टोर होता है और पावर चले जाने के बाद डाटा हमारा गोल हो जाता है, इसलिए हम डाटा को द्वितीयक मेमोरी में स्टोर करते हैं। इसके बारे में हम आपको सब पता है। सर और कोई बात है क्या जानने के लिए? नहीं, और कोई इसमें बात नहीं है, एग्जाम में बस इतनी ही जानकारी आपसे पूछी जाएगी। और मैंने आपको प्रकार भी बता दिया रैम का, एक डी रैम और एस रैम, डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम, और रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ASCII का अभिप्राय है, ASCII का अभिप्राय है, तो जल्दी से सोच लीजिए। ये तो फुल फॉर्म है, ये तो आपको रटना ही है, ये तो रटना पड़ेगा। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, पहला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। और ये क्या है सर, इसके बारे में थोड़ी जानकारी भी दे दीजिए, आप यही तो कर रहे हो तब से। यह एक स्टैंडर्ड कैरेक्टर का सेट है। ASCII क्या होता है, एक कैरेक्टर का सेट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, 96 अपर केस होते हैं। अब मेरे पास कुछ है नहीं लिखने के लिए, नहीं बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पे लिख देता। ठीक है, और PDF में आपको ऐसी कैसी दे देता, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये हमारे वीडियो फिर सुपर वीडियो बन जाती, इसमें कोई कमी नहीं रहती। इसमें अभी एक ही कमी है कि मैं इन्फॉर्मेशन को लिख नहीं पा रहा हूँ। तो उम्मीद है आप जल्द ही इसकी व्यवस्था आप खुद करवा देंगे। तो हाँ, हम कहाँ पर थे, ASCII, इसके बारे में आपको बता रहा था। इसमें क्या होता है, इसको और क्या बोलते हैं, इसको ASCII भी आप बोल सकते हैं। क्या, ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये हिंदी में यदि लिखा आ गया ASCII तो आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसको ASCII भी बोलते हैं। और इसमें 96 अपर केस होते हैं, 96 अपर केस तथा लोअर केस दोनों होते हैं। और इसमें 32 नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर भी होते हैं। क्या, 32 नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर होते हैं, और 7 बिट कोडिंग आधारित होते हैं, 60। और इसमें जो मतलब इसको बनाने के लिए किसका उपयोग होता है, हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति का उपयोग किया जाता है। आपको इतनी जानकारी याद नहीं रखना है, आपको यही जानकारी याद रखना है, वो तो मैंने आपको बस बता रहा हूँ ताकि आप इनको भूलें ना बिल्कुल भी। और कठिन से कठिन यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसके बारे में बता देंगे। अब आपको इतना तो याद रह ही जाएगा इसमें कि इसमें 96 टोटल कैरेक्टर होते हैं। कितनी, 96। ठीक है, अगला चलते हैं। प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी निम्नलिखित में से किससे मापी जाती है? तो प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी निम्नलिखित में से किससे मापी जाती है? जल्दी से आंसर दीजिए, सरल क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए। डॉट पर इंच, क्या है, डॉट पर इंच, इसका पूरा हो गया मार्क, डॉट पर इंच, दूसरा वाला ऑप्शन सही है, डॉट पर इंच। तो प्रिंटर की जो आउटपुट क्वालिटी यानी जो प्रिंटिंग हमें मिल रही है उसकी जो क्वालिटी है हम DPI से मापते हैं, और इसको हम हॉरिजेंटल या वर्टिकली माप सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
प्रमुख भंडारण यह भी कहलाता है, यानी इनमें से किसको प्रमुख भंडारण कहते हैं? प्रमुख भंडारण यानी मेमोरी कह सकते हैं अपन इसको। ठीक है, तो इसमें से क्या हो जाएगा अपना आंसर? स्मृति। अब मैंने बता दिया प्रमुख भंडारण किसको कहते हैं, मतलब स्मृति यानी मेमोरी को कहते हैं। कंट्रोल यूनिट आपको पता है, रजिस्टर्ड यूनिट आपको पता है। रजिस्टर्ड यूनिट जो रजिस्टर होते हैं छोटे छोटे, कंट्रोल यूनिट सीपीयू का भाग है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, निम्नांकित में से कौन सा वैध कथन है? निम्नांकित में से कौन सा वैध कथन है? चलिए, 1 KB में 1024 बाइट्स होते हैं, क्या सही है ये? जल्दी बताओ। बिल्कुल, 1 MB में 1024 बाइट्स होते हैं बाइट्स 1 MB में। गलत। 1 GB में 1024 बाइट्स होते हैं? नहीं, 1 GB में 1024 MB होते हैं और 1 MB में 1024 KB होते हैं और 1 KB में 1024 बाइट्स होते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और इसके अलावा एक निबल में 4 बिट होते हैं, यहाँ पे लिख दूँ? नहीं लिखाएगा अभी। एक निबल में 4 बिट होते हैं, एक निबल में 4 बिट होते हैं, एक बाइट में 8 बिट होते हैं और 2 निबल होते हैं, ये आपको याद रखना है बस। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। हाँ, और 1 टेराबाइट का भी याद रखना है, 1024 GB इसमें होती है, यानी GB से बड़ा क्या होता है? टेराबाइट होता है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। किसी भी कंटेंट को कॉपी करने के बाद कितनी बार पेस्ट किया जा सकता है? आप जल्दी से सोचिए। 1 बार, 16 बार, 32 बार, अनंत बार? भाई साहब कितनी भी बार कर लो उसको पेस्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत बार। बहुत जल्दी हो जाएगा ये तो अपना क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं। एक निबल निम्नांकित में से किसके समतुल्य है? ये मैंने बता दिया है। तो एक निबल 4 बिट्स के बराबर होता है। एक निबल 4 बिट्स, एक निबल 4 बिट्स। और 2 निबल 1 बाइट होता है, मतलब 2 निबल में 8 बिट हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नांकित में बायोस का एब्रेविएशन है। बायोस क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। सर समझ नहीं आया क्या होता है? अरे चिंता मत करो। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या होता है कि ये कंप्यूटर को दिशा निर्देश दिए जाते हैं, उनका एक समूह होता है और ये निर्देश किसमें? चिप में संरक्षित होते हैं। बायोस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कंप्यूटर को चालू करते समय उसकी चेकिंग करना होता है। बायोस का क्या कार्य होता है? कंप्यूटर में चेकिंग का कार्य बायोस करता है, यानी कंप्यूटर जब चालू किया जाता है, आपसे पूछ सकते हैं कंप्यूटर जब चालू किया जाता है तो उसमें चेक करने का काम सभी सॉफ्टवेयर सही ढंग से कार्य कर रहे हैं कि नहीं, किसका काम है? तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का एक कार्य है। चलिए आगे चलते हैं। संगणक पर्दे पर सिंगल पॉइंट को किस नाम से पुकारा जाता है? संगणक पर्दे पर सिंगल पॉइंट को किस नाम से पुकारा जाता है? तो पिक्सेल। क्या कहा जाता है? पिक्सेल कहा जाता है। ये आप सबको मालूम है, सरल क्वेश्चन है, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। ठीक है, पिक्सेल क्या होता है? जो मॉनिटर पर डिस्प्ले को प्रदर्शित करने वाली छोटी छोटी इकाई, मतलब कोई भी ये पूरी स्क्रीन ही वो बनी है, ये छोटे छोटे पिक्सल से मिलकर बनी है, तो ये वही होता है पिक्सेल। ठीक है, चलिए RJ45 UTP केबल में कितने पेयर होते हैं? कुछ समझ आया? नहीं आया? नहीं आया सर, बिल्कुल नहीं आया, समझ नहीं आया क्वेश्चन। बताते हैं। आया है क्वेश्चन, पुराने पेपर का क्वेश्चन है, इसलिए लिया है मैंने। ठीक है, थोड़ा कठिन है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इसमें 4 पेयर होते हैं। कितने? 4 पेयर होते हैं इसमें। अब ये सर होता क्या है? ये क्या होता है? तारों का समूह। क्या होता है? तारों का समूह होता है, या फ्लेक्सिबल मेटल, तारों का समूह, फ्लेक्सिबल मेटल या ग्लास वायर होता है। तो ये क्या होता है?
एक केबल है, क्या है, केबल, जो अपनी केबल आती है, तो ये फ्लेक्सिबल मेटल की बनी होती है और सभी केबल इलेक्ट्रॉनिक में उपयोग की जाती है, यानी ये इसमें इलेक्ट्रॉनिक में उपयोग की जाती है। और इस पर लेयर किसकी होती है, प्लास्टिक और रबड़ की इस पर लेयर होती है। और इसमें यानी ये जो नाम की जो केबल आती है RJ45 UTP जो केबल आती है, उसमें क्या होता है, 4 पेयर होते हैं, यानी 4 पेयर केबल होते हैं, यानी उसमें 4 केबल होती हैं। ये उसका नाम है, कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको बिल्कुल भी समझना है। नेक्स्ट पर चलते हैं। बेसिक एक भाषा है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। तो ये क्या है, एक प्रोसीजरल, क्या है, प्रोसीजरल एक भाषा है। और ये क्या होती है, तो ये एक उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा होती है। इसे सन 1964 में विकसित किया गया था और ये पर्सनल कंप्यूटर के व्यवहार में लाए जाने वाला प्रथम उच्च स्तरीय भाषा इसको माना जाता है। बेसिक क्या है, एक भाषा प्रोसीजरल है, यानी एक उच्च स्तरीय भाषा है, आप इसको ये याद करके रख सकते हैं। बेसिक यानी क्या होता है, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस, क्या होता है, बेसिक, ठीक है। एक ही समय में 2 दिशाओं में कम्युनिकेशन चैनल निम्नांकित में से किस मोड में है। ये पूरा क्वेश्चन लिखा नहीं पाया है तो मैं बोल दे रहा हूँ। एक ही समय में 2 दिशाओं में कम्युनिकेशन चैनल निम्नांकित में से किस मोड में है, फुल डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, इनमें से कोई नहीं। तो ये फुल डुप्लेक्स में होता है। 2 दिशाओं में कम्युनिकेशन यानी फुल डुप्लेक्स होता है, यानी सूचना एवं डाटा दोनों दिशाओं में एक साथ प्रेषित किया जा सकता है, जिसमें क्या होता है, ठीक है, जिसमें मतलब कि डाटा आ भी सकता है और जा भी सकता है। जैसे फुल डुप्लेक्स क्या है हमारा, व्हाट्सअप अपन भेज भी सकते हैं और आ भी सकते हैं। और सिंप्लेक्स यानी एक ही जगह से आप भेज सकते हैं, जैसे जीमेल वैसे तो हम भेज सकते हैं लेकिन तुरंत नहीं भेज सकते, तो सिंप्लेक्स अपन इसको मान सकते हैं, ठीक है। और हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, सूचनाओं का संचारण दोनों दिशाओं में किया जा सकता है, एक बार में एक ही दिशा में सूचनाएं जा सकती हैं, ठीक है, इसमें हाफ डुप्लेक्स। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को कर लेते हैं। निम्नांकित में से कौन सी भाषा को संगणक समझ और निष्पत्ति कर सकता है। तो इसमें से मशीनी भाषा, जावा प्रोग्रामिंग भाषा, सी प्रोग्रामिंग भाषा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, मशीनी भाषा। कंप्यूटर वास्तव में क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो केवल किसको समझता है, 0 और 1 2 बिट को समझता है। और इसकी पहचान मतलब उनको क्या बोलते हैं, हम बाइनरी अंक बोलते हैं। 0 और 1 को हम बाइनरी अंक बोलते हैं। कंप्यूटर मशीन ऑन ऑफ को समझ सकता है, जो कि 1 और 0 के रूप में होती हैं। और ये क्या है, एक मशीनी भाषा होती है। मशीनी भाषा के रूप में हम बाइनरी लैंग्वेज का उपयोग करते हैं। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। इसके बाद जावा प्रोग्रामिंग भाषा, ये एक लैंग्वेज है सॉफ्टवेयर की, और सी प्रोग्रामिंग भाषा ये भी एक लैंग्वेज है प्रोग्राम लिखने की। चलिए आगे चलते हैं। वीविंग मशीन की कंट्रोल तर्ज पर किस पंच कार्ड के प्रयोग का जन्मदाता माना जाता है। तो पंच कार्ड का प्रयोग का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हरमन होलोरिथ। भाई साहब हरमन होलोरिथ इसका आंसर हो जाएगा। इसके बारे में क्या है सर, चलिए जान लेते हैं। अमेरिका के वैज्ञानिक है हरमन होलोरिथ। इन्होंने क्या किया था, 1890 में विद्युत चलित यंत्र का आविष्कार किया था, जिसका प्रयोग अमेरिका जनगणना में आविष्कार, मतलब इसका देखो, इसका उपयोग कहाँ किया गया था। सबसे पहले इसका उपयोग किया गया था अमेरिका की जनगणना के लिए। अमेरिका की यानी इन्होंने कंप्यूटर में पंच कार्ड का उपयोग किया था और इसका उपयोग अमेरिका की जनगणना करने के लिए इसका उपयोग किया गया था। और सर इसके अलावा चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, ये आपको मालूम है। चलिए चलते हैं
डेडिकेटेड संगणक का मतलब क्या है? डेडिकेटेड संगणक, डेडिकेटेड संगणक का मतलब क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्य किया जाए, यानी डेडिकेटेड, आप किसी के लिए बहुत डेडिकेटेड हो, मतलब एक कार्य करते हो आप, इसके अलावा आपको कोई मतलब नहीं है। तो चलिए, और बस इससे इतनी जानकारी मिल जाती है। संगणक कीबोर्ड का वर्गीकरण निम्नांकित में से किस प्रयुक्ति से है? संगणक कीबोर्ड का वर्गीकरण निम्नांकित में से किस प्रयुक्ति से है? तो स्मृति, आगत, निर्गत, भंडारण आदि। मतलब भंडारण, तो मतलब इसमें से कौन सा ऑप्शन है? तो इसमें से आपका ऑप्शन है आगत। कौन सा ऑप्शन है? आगत। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? संगणक आप जानते ही है, संगणक यानी गणना करने वाला यंत्र, यानी इधर मतलब किससे है? कंप्यूटर से है। तो संगणक कीबोर्ड एक प्रचलित जो इलेक्ट्रोकेमिकल इनपुट डिवाइस होता है। इसका प्रयोग कहाँ होता है? कंप्यूटर में अल्फा न्यूमेरिक डाटा डालने के लिए और उसको निर्देशित करने के लिए इसका उपयोग होता है संगणक कीबोर्ड का। मतलब आप संगणक कीबोर्ड का ये आगत प्रयुक्ति द्वारा इसका प्रयोग होता है, और आप ये समझ लीजिए कि कंप्यूटर को निर्देश देने का कार्य किया जाता है। इतना शॉर्ट में समझ लीजिए आप। कभी भी संगणक आए तो आप उसको कंप्यूटर से लेना है, तो कंप्यूटर कीबोर्ड का वर्गीकरण निम्नांकित किस प्रयुक्ति से होता है? तो आगत प्रयुक्ति से होता है। इतना आपको याद रखना है, सिंपल। माइक्रो प्रोसेसर स्मृति एवं अन्य भागों के भौतिक कनेक्शन को क्या कहते हैं? पथ, हब, एड्रेस बस। तो क्या कहते हैं? एड्रेस बस। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूं। एड्रेस बस क्या होती है? एड्रेस बस वह बस है, क्या है? एड्रेस बस वह बस है जो सीपीयू तथा मेमोरी के लोकेशन को एड्रेस संचारित करती है। कुछ समझे? मेमोरी के लोकेशन यानी मेमोरी का लोकेशन यानी मेमोरी का एड्रेस संचालित करती है। बस अब आप समझ गए। इसका मतलब अब आप समझ गए कि एड्रेस बस क्या होती है। ये क्या एक पर्टिकुलर एड्रेस यानी लोकेशन को बताती है। और ये कैसी है? यह एक नेटवर्क के द्वारा अन्य कंप्यूटर तार द्वारा साझा की जा सकती है। यानी साझा मतलब यह क्या अन्य कंप्यूटरों को एक तार के द्वारा एक साझा बिंदु पर जोड़ सकती है। ठीक है, एड्रेस बस वही होती है। ठीक है, अब आप समझ रहे होंगे। अपने नेट उपयोग की गति को देखो, यदि आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो आपने इससे पहले इसको कभी पढ़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने यदि इससे पहले आपको कभी पढ़ा नहीं है तो आपको ये एकदम रॉकेट साइंस लग रहा होगा कि सर कतई हमको जो समझा रहे हैं वो समझ ही नहीं आ रहा है। तो भाई साहब, आपको इसलिए समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मैं अगली बार आपको फिर से एक क्वेश्चन आएगा, एड्रेस बस आएगा उसमें, और मैं अगली बार आपको समझाऊंगा तो आपको फिर जरूर आसानी से समझ आ जाएगा। और आप इस वीडियो को एक दो बार देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आपको कंप्यूटर क्वेश्चंस में परफेक्ट बना कर रहूँगा। आपका कोई क्वेश्चंस गलत नहीं होगा। वो एएसआई में बहुत सारे कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं, तो भाई साहब सही करना है पूरे अपन को, बिल्कुल। ठीक है, चलिए जल्दी फटाफट कर लेते हैं। अपने नेट उपयोग की गति को किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है? मेगाहर्ट्ज, केबीपीएस। जल्दी 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 बता दीजिए, आपको मालूम होगा ये तो, जल्दी बता दीजिए। चलिए 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 बताइए जल्दी से। चलो मैं भी बता देता हूँ। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो सबसे पहले कंप्यूटर का नाम था ENIAC। इसका आंसर हो जाएगा ये। चलिए फटाफट, अब तो ये नॉर्मली क्वेश्चन है। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में मानी जाती है। आधुनिक कंप्यूटर की खोज। और कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई थी? तो कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आई थी 1960 से। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आई थी। इसके बारे में मैं आपको कभी विस्तार से बताऊंगा। ठीक है, तो कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? जल्दी बताइए। संगणक। संगणक कंप्यूटर का हिंदी नाम है। और संगणक का मतलब क्या होता है? गणना करना। ठीक है, और अगला क्या है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आप मुझे बताएंगे। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? चलिए दो ऑप्शन बता देता हूँ।
5 दिसंबर या 2 दिसंबर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताएंगे कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। और ठीक है, चलिए, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर आप कर दीजिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी सीरीज़ में हम आपको और भी वीडियो लाते रहेंगे। 50 मिनट में अपन ने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। और हमने विथ डिटेल्स के साथ ये क्वेश्चंस हैं कंप्यूटर के, वो हमने डिस्कस किए हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट ज़रूर करें और हमको सपोर्ट ज़रूर करें और चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि ये आपका अपना परिवार है। हम इसी तरह कंप्यूटर को आगे भी पढ़ेंगे। तो धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में।